हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो ये देख सकते हैं यहाँ लिखा है भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज एंड व्याकरण को बोलते हैं ग्रामर। तो आज हम देखेंगे। और ये जो यू नो ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग एंट्रेंस देना चाहते हैं या जिनके हिंदी में कभी भी लैंग्वेज या हिंदी की लैंग्वेज या हिंदी की ग्रामर से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। चाहे वो चौथी क्लास में हो, चाहे वो किसी भी क्लास में जाएं। ठीक है, तो सभी के लिए ये सब काम आता है। लैंग्वेज, ग्रामर, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम भारत के बच्चे बड़े होकर इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। हम ईमानदार और सदाचारी बनेंगे। हमें अपने देश पर गर्व है। ऊपर लिखित वाक्यों का स्पष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है। यह भाषा का ही एक रूप है। कहने का मतलब यह है कि हमने यहाँ जो भी बोला, ठीक है, यहाँ तक ये जो विराम है यानी कि फुल स्टॉप तक कह लीजिए, है ना। फुल स्टॉप कह लीजिए इंग्लिश वाला, लेकिन यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में फुल स्टॉप होता नहीं, ये होता है ना। तो यहाँ पर एक कोई सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस का पूरा पूरा मतलब और मीनिंग समझ में आए और उसका मतलब भी हो, तो उसे बोलते हैं भाषा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं गाइस, समझने वाली, देखने वाली। तो इसको हम देखते हैं आगे उसमें क्या लिखा हुआ है। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और भावों को समझ सकते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वे भाषा को पूर्ण बनाते हैं। ठीक, तो इतनी कहानी समझ में आई। यानी कि हम भाषा का लिखित रूप है ना। और भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से, यानी जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ये लिखित रूप है। ठीक है, और भाषा के ज़रिए यानी कि लैंग्वेज के ज़रिए हम एक दूसरे के बातों को समझते हैं और एक दूसरे की बातों को समझा सकते हैं। ठीक है, और उसके जो भाव हैं या जो वो यानी कि वो जो सोचता है, समझता है, उसको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, तो भाषा का एक तरह से ले दे के बात यह है कि भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। ठीक, यानी हमारे इस जीवन में। ठीक है, भाषा सार्थक व स्पष्ट ध्वनियों का ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार और भाव दूसरों के समक्ष यानी सामने प्रकट कर सकते हैं और उनके विचार और भाव समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आते हैं तो देखते हैं भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गाइस क्या है क्यों है, ये सब चीज़ें अभी हम समझ में आएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बच्चे, ये इन्हें कुछ दिखाया जा रहा है। ठीक है, भाषण देकर नेता ने पुरस्कार बांटे। ठीक है, तो भाषण देना भी एक भाषा के बिना भाषण भी नहीं दे सकते, है ना। ये बात आपको पहले से पता थी और ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे पहले से पता थी। और ये देखिए इसमें क्या है कि दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो ये जो है मुंह से, है ना, कोई बात कह रही हैं तो वो भी बिना भाषा के हम ये कहानी नहीं सुना सकते। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि पहले वाक्य में पुरस्कार दिए गए यानी भाषण देकर नेता ने पुरस्कार बांटे। दूसरे वाक्य में दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, है ना। इनमें विचारों का, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है यानी कि कम्युनिकेशन हुआ है। एक लिया गया है, सुना गया है, दिया गया है, यानी कोई बात कही गई है और सुनी गई है। एक आदमी के द्वारा कही गई या दूसरे आदमी के द्वारा सुनी गई। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे पहला है सेंटेंस, कल्पना पत्र लिख रही है। कल्पना किसी बच्ची का नाम है, वो, है ना, लेटर लिख रही है यानी पत्र बोलते हैं, लेटर। दूसरा है रजत गृह कार्य कर रहा है यानी घर का कोई काम, होमवर्क कर रहा है। ठीक, तो ठीक है ना। पहले वाक्य में यानी कि ये वाला कल्पना पत्र लिख रही है, पहले वाक्य में कल्पना पत्र लिख रही है, दूसरे वाक्य में रजत गृह कार्य कर रहा है। इनमें विचारों को लिखकर प्रकट किया गया है। ठीक है, यानी कि जाहिर है जब लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है लिखा हुआ है, लिखकर प्रकट कर रहे हैं यानी लिखकर अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस इसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा परिवर्तनशील है और लिखित भाषा अपरिवर्तनशील। ठीक है, इस अपरिवर्तनशीलता के कारण ही यह, ठीक है, यह क्या हो जाती है, प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है। ठीक, लिखित भाषा का अधिक महत्व है यानी कि जो लिखी हुई भाषा होती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक, क्योंकि वो सेव्ड हो जाती है, जैसे कि बुक सेव हो गई है।
है ना, सुरक्षित हो गई है। विचारों अथवा भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, यानी विचारों अथवा भावों को लिखकर, यानी लिखकर, जैसे ये लिखा हुआ है, लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं, है ना। तो समझ गए लिपि की डेफिनेशन। कभी आपको आए लिखने के लिए तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन यानी कि हिंदी जिसे बोलते हैं हम परिभाषा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी जो लिखी जाती है वो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति यानी हर शख्स अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे बंगाली लोग बंगला बोलते हैं, बंगाली बंगला का, पंजाबी गुरुमुखी का, मद्रासी तमिल का, आंध्रवासी यानी आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु का, और उत्तर प्रदेश वासी हिंदी का, आदि वगैरह वगैरह। आदि का मतलब होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं गाइस आगे क्या है इसमें। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं बोलचाल की भाषा से भिन्न होती हैं, यानी कि जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है उसको हम बोलते हैं एकेडमिक लैंग्वेज। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इनमें हिंदी बोलने और पढ़ने लिखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज, और ये गलत बात है, क्योंकि राष्ट्रभाषा थोड़ी है ना। इंडिया की राष्ट्रभाषा, ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा इंडिया की नहीं है। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। और ये सही है या गलत है आप कमेंट करके बताइएगा। देश के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल पे जो बोली जाती है ना, कुछ दूरी पर 10 किलोमीटर के दायरे में या 3 किलोमीटर के रेडियस में, तो उसे बोलते हैं बोली, है ना। किसी भी क्षेत्रीय बोली या लिखित रूप में रचित साहित्य भाषा कहलाता है। बोली अलग चीज़ हो गई, और भाषा जिसे लिखा भी जाता हो, पढ़ा भी जाता हो, बोला भी जाता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं भाषा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाषा के अंग, यानी कि भाषा के अंग कितने होते हैं, तो यहाँ पता चल जाएगा हमें। भाषा के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला है वर्ण यानी अल्फ़ाबेट, शब्द वर्ड्स, है ना। तीसरा है वाक्य यानी सेंटेंसेस। तो देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, है ना। ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, या कोई चीज़ बनना। ये सार्थक शब्द और पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। ठीक है, वाक्यों का समूह बोलते हैं, ग्रुप भाषा कहलाता है। ये तीनों भाषा के अंग माने जाते हैं। कौन से अंग हैं वो वर्ण हैं, शब्द हैं, या तीसरा वाक्य है। ठीक है, इनका स्पष्ट एवं मतलब होता है और। ठीक है, स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन व्याकरण में रहता है। ठीक है, इस प्रकार भाषा और व्याकरण के बीच शरीर और आत्मा का संबंध है। ठीक, देखते हैं। ये लिखा है व्याकरण यानी कि ग्रामर। अब देखिए ग्रामर की परिभाषा क्या है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं वह व्याकरण, ठीक है, व्याकरण कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं व्याकरण के अंग। इससे पहले आपने देखा था भाषा के अंग जो कि 3 थे, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी, शब्द विचार दूसरा है ना, यानी कि एटिमोलॉजी, वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। ठीक, वर्ण विचार किसे कहते हैं, देखिए सुनिए समझिए। जहाँ पर वर्णों के विषय में विस्तार से यानी बिल्कुल खुलकर विस्तार से विचार किया जाता है वह वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शब्द विचार दूसरा है ना। जहाँ पर शब्दों के विषय में विस्तार से विचार किया जाता है वह शब्द विचार कहलाता है। ठीक, तीसरा है गाइस वाक्य विचार। ठीक है, जहाँ पर वाक्यों के विषय में विस्तार से विचार किया जाता है, ठीक, वह वाक्य विचार कहलाता है। तो यहाँ कहने वाली बात और समझने वाली बात देखते हैं एक बार इसको पढ़कर कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए अब तक सीखा, यानी अब तक जो आपने सीखा वो क्या सीखा वो यहाँ बताने वाले हैं ये लोग। ठीक,
तो देखिए अब आपने यही सीखा गाइस कि भाषा भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। बोलकर विचारों का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेट लेन देन करना मौखिक भाषा कहलाता है। लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है। भाषा और व्याकरण के बीच शरीर और आत्मा का संबंध है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। ठीक। तो गाइस देखते हैं आगे पेज पलट कर। तो गाइस आगे कुछ बचता नहीं है अगले पेज पर। तो हम यहाँ देखिए आपने आज बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर किया, जिसका टॉपिक है भाषा और व्याकरण। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाषा को उर्दू में बोलते हैं ज़बान, जो कि बहुत फेमस है, सभी जानते हैं ज़बान किसे बोलते हैं, लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है। और व्याकरण को उर्दू में बोलते हैं कायदा कायदा कायदा। ठीक है। चलिए फिर गाइस होती है मुलाकात। हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएँ जिसको उसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।